वेलकम बैक गाइस, आज हम लाए हैं मजेदार कहानियाँ। पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम ऐसी कहानी लाते रहे आपके लिए। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। बेटी की परवरिश। जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची, बताते क्यों नहीं, क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता, ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी मेरी है। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे इस बच्चे के साथ जीवन चलाऊंगी? देखिए, इसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप इसे ले जाइए यहाँ से। मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश कविता को किसी तरह समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है। इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो सन्निका को देखना भी गवारा नहीं है, फिर वो उसकी माँ कैसे बन पाती? और शायद दिनेश भी ये हकीकत जानता था। कुछ साल बाद देखिए, अब राधिका बड़ी हो गई है, उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता देखिए ना। शादी तो करवानी है ना? हाँ, लेकिन सन्निका उससे बड़ी है, पहले तो उसकी शादी तय करेंगे ना। जमाना जानता है कि वो एक नाजायज लड़की है, कोई उससे शादी क्यों करेगा? वैसे भी आता है क्या उसे, जो कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा? तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो, सुना दिया ना फैसला। अरे अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट। दुनिया में यूं कालिक तो ना होती हमारी। क्या यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो केवल ताना मारना ही आता है। जाकर देखो शिवानी क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं शिवानी को दूध देना भूल गई, वो कैसे उठेगी? कविता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। मेरी बेटी ना कुछ खाए ना कुछ पिए, यही तो चाहती हो तुम। सन्निका, जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो उसे हमेशा कोसती, वो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है। खाना तो पूरा बन गया, अब जाकर आराम से पैकिंग करती हूँ, कल वक्त से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। अरे मुझसे तो कभी बात भी नहीं करती। आप साफ साफ बोल दीजिए उसे कि घर से जाएगी तो सारा काम कौन करेगा? उसकी माँ। माँ का नाम सुनकर सन्निका भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो तो मर गई है ना। उस मनहूस औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी, और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। किटी में कविता की सहेलियाँ कहती हैं, क्या बात है, तू परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, उस सन्निका ने फिर कोई तमाशा किया क्या? अरे नहीं नहीं, चली गई, वो तो ऑक्सफोर्ड की कोई एनजीओ है, उसकी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था कि उसका तो फ्यूचर ब्राइट है। अरे चल ना, तुझे क्या, तेरा तो पीछा छूटा उससे। अरे कैसे क्या नहीं, घर का सारा काम करती थी। इसकी छोटी बेटी को भी तो उसी ने संभाला था। याद है, उसकी छोटी बेटी का जो केस हुआ था, वो भी अपने सर ले लिया था। हाँ, तो बदले में सारा खर्चा भी तो हम लोग ही उठा रहे थे ना। और पता है, वो मुझसे बात भी नहीं करती, जैसे पता नहीं मैं ही उसके माँ के मरने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरे खुद को क्यों दोष दे रही है? तूने जो किया शायद कोई नहीं करता। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो शाम को घर आती है। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो, चुन लिया उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे, लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखती। अब देखते हैं घर का काम कैसे होता है। तभी कविता की बेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। लो माँ चाय। कैसी रही किट्टी? अच्छी थी बेटा, खाने में कुछ बनाया है क्या? हाँ, सन्निका दीदी जैसी ही सब्जी बना दी है, आप रोटी बना लो। और हाँ,
कल मैं चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक बिल और राशन लाने के लिए। अच्छा अच्छा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कार्ड दे गई है ना? हाँ माँ, एक कार्ड तो देकर गई है। अरे चोर नहीं थी वो, मेरे बेटे का ही खून है। पता नहीं कितना घमंड भरा है इसमें। अरे छोड़ो ना माँ, जिसको जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल चलना है उसके कॉलेज में, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब कविता तो जाने से रही, तो हम ही साथ चलते हैं। हाँ बेटा, उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब क्या था, कविता का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने। अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया। रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज में जाते हैं। कैसी हो बेटा, मेरा नाम रोशन करना। जरूर पापा। ये ले बेटा, पैसे रख ले। नहीं, वो कविता ने कार्ड दिया है। अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, उसका नाम क्यों लेती हो? अरे हटाओ भी, क्या ही क्या है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती है। सन्निका की माँ नहीं आई? जी नहीं, वो घर में बेटी है ना, सबका एक साथ आना तो मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पाला है उन्होंने अपनी बेटी को। क्या घर का काम, क्या बाहर का, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए किसी वरदान जैसा साबित हुआ। बेटी का बलिदान। सृष्टि मयंक से बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती। लेकिन जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है। सृष्टि, तुम घर वापस आ जाओ, कोई जरूरी काम है। पर माँ, कल मेरा ऑफिस है, मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होगा। नहीं, इतना वक्त नहीं है, बस तुम आ जाओ जल्दी से। सृष्टि घर आती है तो पहले से ही कुछ लोग घर में बैठे होते हैं। वो लोग सृष्टि को देखने आए होते हैं। उसी में एक लड़का भी होता है, साहिल। मुझे सृष्टि पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। लेकिन माँ, आप तो जानती है कि। अरे चुप, कुछ मत बोल। सभी सृष्टि को चुन्नी चढ़ाकर चले जाते हैं। माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मयंक काफी पैसे वाले घर का लड़का है। आपको पता है, हमारे पूरे ऑफिस का मालिक भी वही है। माँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे पता है ना तेरी बब्बी मासी, उनकी बेटी की शादी अमेरिका में हुई। यहाँ हर किसी के घर में कोई ना कोई विदेश में है, तो तू भी बाहर ही जाएगी। साहिल ने इतनी लड़की रिजेक्ट की है। अब तू हाँ बोल दे तो शादी के लिए वो लोग तैयार ही है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए हैं इंडिया में। कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे एक बार तो ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं और सृष्टि की शादी साहिल से हो जाती है। शादी के बाद सृष्टि मयंक के पास जाती है। सृष्टि, तुमने शादी भी कर ली और मेरे माता पिता विदेश में मेरी शादी कराना चाहते थे। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई और पापा नहीं माने। आई एम सॉरी मयंक। अरे तो मैं विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाता यार, इतने सारे बिजनेस है मेरे। सृष्टि मयंक के सामने रोकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वो विदेश साहिल के घर जाती है तो देखो, ये एक कमरा है मेरा, मैं यहीं रहता हूँ, और ये एक सोफा कम बेड है। रात में मैं इसे बेड बना लेता हूँ और दिन में सोफा। और देखो, मैं ज्यादा कमाता नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी फाइनेंशियली। सृष्टि हाँ में सर हिला देती है। अगले दिन साहिल के जाने के बाद वो माँ को फोन करती है। क्या है माँ, कहाँ शादी करवा दी? एक तो कोई चेहरा यहाँ अपना सा नहीं दिखता, ऊपर से ये घर, विदेश के नाम पर क्या कर दिया आपने माँ। साहिल यहाँ सेटल भी नहीं है। मयंक के तो कितने बिजनेस थे, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, यहाँ तो मैं खुद नौकर बनकर रह गई हूँ। ये क्या किया माँ आपने? अरे क्या बताऊं बेटी, तेरे पिता ने जो कहा मैंने वही किया। अब जो कुछ भी है वो तेरी किस्मत है भाई, जैसी भी है। वहीं सृष्टि का भाई सारंग
एक लड़की से प्यार करता है। माँ मैंने शादी कर ली है निशा से। क्या? शादी कर ली? और वो भी निशा से? और उसके माँ बाप तो नहीं मान रहे थे ना? भाग्य की है माँ, अब वो अपने घर में और मैं अपने घर में। और कैसी बात कर रहा है? उसके पिता तो बड़े कमिश्नर है, उठाकर जेल में डाल देंगे तुझे। तभी तो किया है पापा। और ऐसे कैसे डाल देंगे जेल में? लड़की उनकी भी बालिग है। अरे पर बेटा वो लड़की ठीक नहीं है। देखो किसी लड़के के बारे में ये बात मत बोलो। तुम्हारा लड़का ठीक है क्या? काश मैंने सृष्टि की शादी भी उसकी पसंद से की होती तो आज मुझे इतना रोना तो ना आता। अरे माँ तुम उसकी बात पर मत आया करो ना, विदेश में है जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं। हाँ लेकिन वेकिन छोड़ो और ये बताओ कि बहू को घर कैसे लाया जाए। सभी मिलजुल कर फैसला करते हैं कि वो लोग सारंग की बीवी यानी कि अपनी बहू के घर जाएंगे। सारंग माँ और पिता वहाँ जाते हैं जहाँ पर बहन जी अब तो बच्चों ने शादी कर ली है तो आप लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाता तो। पता चला हम लोगों को भी। देखिए मुश्किल है कि हम उसे आप लोगों के घर भेजे। हैं? ऐसे कैसे मुश्किल है? और क्यों नहीं भेजेंगे? बीवी है वो मेरी, भेजना तो पड़ेगा ही। लड़के को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में अंदर कर दे क्या? अरे देखिए साहब, इतना कानून तो हमें भी आता है। आपकी लड़की कोई नाबालिग नहीं है। तभी वहाँ निशा आ जाती है। रुकिए मम्मी पापा, सारंग में कोई कमी नहीं है। हम लोग इसे कोई बिजनेस खुलवा देंगे ना। देखो एक बात बता देती हूँ, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? हम लोगों ने शादी की है, पति पत्नी है हम दोनों। और क्यों नहीं जाना? तो फिर शादी क्यों की? शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन इतना बड़ा घर शान और शौकत छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एक तो तुम्हारा घर जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला बहुत खराब है, वहीं से शायद हमारी काम वाली भी आती है ना माँ? हाँ हाँ, इन्हीं लोगों के पीछे वाली गली से आती है कमला। देखो सारंग, पापा हम लोगों को आराम से पॉश कॉलोनी में फ्लैट दिला देंगे, काम भी शुरू करवा देंगे, तो तुम हम लोगों के साथ रहो। रही बात माँ पापा की तुम्हारे, तो रोका किसने है? साल में होली दिवाली मनाने हम जाया करेंगे ना उनके घर। सारंग अपने माँ पापा से कहता है, माँ मुझे निशा की बात ठीक लग रही है। वैसे भी आप लोगों के साथ तो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करता रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो सारंग? हम लोग यहाँ बहू लेने आए थे, बेटा देने नहीं। अब देखिए जो होना था वो तो हो गया। अब तो आप सारंग को यहीं छोड़ दीजिए और विदाई लीजिए। हाँ हाँ माँ, मैं अब यहीं रहूंगा, आप लोग जाओ, मैं अब उस मोहल्ले में नहीं आने वाला। सारंग के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब जब भी माँ सारंग को फोन करती तो या तो वो फोन काट देता या उठाता ही नहीं। एक बार सारंग के माता पिता काफी बीमार होते हैं कि तभी उन लोगों के पास सृष्टि का फोन आता है। कैसी हो माँ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें और पापा को कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा 2 दिन हो गए हम लोग कमरे में बंद है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला तक नहीं है। हाँ माँ, मैंने सारंग को फोन किया था लेकिन उसने कहा। अरे वो तो बात तक नहीं करता, पैसे वाला हो गया है ना। रुको माँ, मैं कुछ करती हूँ, आप दोनों तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में उन लोगों की डोरबेल बजती है। माँ दरवाजा खुलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का लंबी कार लेकर खड़ा होता है। मयंक हो ना तुम बेटा? मयंक उन दोनों के पैर छूता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर मैं आप लोगों को अंकल आंटी के घर का पता दे दूंगा, आप इन लोगों के घर हफ्ते में एक बार जाकर रूटीन चेकअप कराना। जी जी मयंक जी, जैसा आप कहें, आखिर ये अस्पताल आप ही का तो है। मयंक का रुतबा देखकर माँ बाप को अफसोस होता है कि क्यों उन लोगों ने विदेश के नाम पर बेटी को बाहर भेज दिया, लेकिन बेटी ने भी उनका मान रखा। चाहती तो निशा की तरह भागकर वो भी शादी कर सकती थी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और सृष्टि आज भी अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो फोन कर दीजिएगा।
लुधियाना के सुनील और उसकी बीवी रीटा एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन रीटा की भाभी उसके घर आती है। रीटा, तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी भी बड़ी हो गई है। तू तो बुआ है, कुछ मदद कर सकती है तो कर देना। कहाँ पैसे हैं भाभी, बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं। 2 ही तो कार है और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। अब उसके लिए कार लेनी है तो 10 लाख का खर्चा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे शशि, क्या है, तू हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहती है? वैसे क्या जरूरत थी बेटी की शादी इतने बड़े घर में तय करने की? अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी। इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी? लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है, डेट तय है। दरअसल तेरे भतीजे के पीएफ के पैसे आने हैं, पर उसमें देर हो रही है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है, हम लोग सोचकर बताएंगे। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है। फूफा जी, आप लोग ही मदद कर सकते हैं, वरना तो कैसे काम होगा समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। हाँ भाई, ठीक है। अब देख भाई, हमारे लड़के तो सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, ना कमाते हैं ना कुछ कमाने की इच्छा रखता है। लेकिन चल, ये ले, कितने पैसे चाहिए? जी 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन पैसे ध्यान से वक्त पर वापस लौटा देना। सुनील मुसीबत के वक्त बीवी के भतीजे की मदद तो कर देता है, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद देख ले रीटा, तेरे मायके वालों ने मांगा तो दे दिया, वरना इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। अरे क्यों भरोसा नहीं है? इससे पहले तो कभी इन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं ली। हाँ, ली तो नहीं, लेकिन पैसे की किल्लत ही रहती है ना इन लोगों के पास। अरे ठीक है ना, नहीं लौटा पाए तो भतीजे के ससुराल से निकाल देंगे। सुना है बड़े घर में शादी हो रही है। सुनील और रीटा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अगले रोज ही। हाँ भाई साले साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ जीजा जी। क्या बात है, सालों बाद आपका फोन, जरूर कोई बात होगी, बताइए ना। अरे वो तेरी बड़ी भाभी आई थी, बेटी की शादी कर रही है ना, तो पैसे लेने के लिए मैंने दे दिए 4 लाख। सोचा भाई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, पुण्य मिल जाएगा। अच्छा किया जीजा जी, उनका बेटा बहुत मेहनती है, जल्द ही लौटा भी देगा। वहीं रीटा भी फोन करके हर किसी को पैसे देने की बात करती है। रीटा की भाभी शशि के पास उसके भाई का फोन आता है। तूने सुनील से पैसा लिए हैं क्या? नहीं भाई, सिर्फ बात की है, बोल तो रहा है कि दे देगा। वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है, और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी कर देते हैं। अब गाने दीजिए ना भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटी की अगले हफ्ते शादी जो है। शशि की बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। हाँ भाई, शादी तो हो गई हम लोगों की दुआ से। अब देख, ऐसा ही फायदा होता है पैसे वाले रिश्तेदार हो तो। तेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे, लेकिन अब पैसा लौटा दे भाई। जी, मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशंस मैं आपको भी भेज देता हूँ। मुझे लगता है 10 दिन में पैसे आ जाना चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और ना जी ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है अंकल, बस 10 दिन का समय दे दीजिए। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं होता कि भतीजे के पास उसके गांव के दूर के चाचा का फोन आता है। अरे बेटा, क्या बात है, सुनील के कोई पैसे ले रखे हैं तो दे क्यों नहीं देता? हाँ चाचा जी, बात तो हुई थी, 10 दिन का वक्त मांगा है, उम्मीद है हो ही जाएगा। अरे फोन कर रहा है, रोज बता रहा था कि बेटी की शादी में मदद की थी। अब क्या है ना, भले ही शादी 10 दिन रोक देते, लेकिन सुनील से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। याद है ना, मधु की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सोसाइटी में। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। कई लोगों के फोन आ चुके हैं। वहीं रीटा अपनी भाभी को फोन कर देती है। क्या है भाभी, कब पैसे लौटाओगी?
पता है ना ये कितना बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिए हैं। भाभी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो। अरे लेकिन रीटा, बात तो 3 महीने की हुई थी ना, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए पैसा लिए, थोड़ा तो सब्र करो। नहीं नहीं भाभी, वैसे मेरा बेटा टिक्कू आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, समझी? भाभी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेटे से बात करती है। अरे माँ, इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल्द से जल्द दे दूं। तभी डोरबेल बजती है और रीटा का बेटा टिक्कू घर में आता है। आओ बेटा, मामी के घर पहली बार आए हो रहने? आप पापा बोल रहे थे कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे, तो तब तक मैं यहीं रह लूं। और हाँ, मैं एसी के बिना नहीं सो पाता। आप लोग अपना देख लेना और पैसे जल्दी लौटा देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। रीटा का फोन शशि के पास आता है। भाभी पैसे कब तक दोगे? बेटे की विदाई के बाद शशि के घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पूछती, और पीएफ यानी कि सरकारी काम। आजकल में पूरा 1 महीना और बीत जाता है। भाभी मैं और ये अमेरिका जा रहे हैं, घूमने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। रीटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर दूं, लेकिन पक्का नहीं बोल सकती। तभी सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। देख माना 3 महीने की बात हुई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिए हैं। तू हर महीने 4 लाख का 20,000 ब्याज डाल देना मेरे अकाउंट में। सुनील फोन रख देता है, लेकिन भतीजा काफी परेशान हो जाता है। वो ऑफिस से शाम को घर आता है कि माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? बेटा माँ को सारी बात बता देता है। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मोबाइल पर मैसेज बजता है। माँ पीएफ के पैसे आ गए। और वो ऑनलाइन ही सुनील के पैसे वापस कर देता है। भला हो भगवान का। लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई, मदद हमेशा उन लोगों से लो जो मदद के बदले आपसे मदद में दी गई रकम ही वापस लें, ना कि समाज में आपकी इज्जत। बेटी की सतरंगी शादी। मालिक, बहुत रात हो गई है, अभी तक मनीषा बिटिया दफ्तर से घर नहीं आई। अरे डोंट वरी रामू, आ जाएगी। समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से अपने फौजी बाप की तरफ बहादुर भी है। तुम जाकर खाना लगाओ रामू, वो आती ही होगी। जी मालिक। मनीषा मनोहर की इकलौती बेटी थी। मनीषा की माँ का उसके बचपन में ही स्वर्गवास होने और मनोहर के फौजी होने के कारण मनोहर ने अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों के जैसा ही पाला था। उस दिन देर रात को मनीषा का इंतजार करते हुए मनोहर और उसका नौकर रामू बात कर ही रहे थे कि मनीषा अपनी कार में ऑफिस से घर आती है। अरे रामू काका, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। और कल मेरे कुछ खास क्लाइंट्स घर पर लंच के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। और बताओ मनीषा बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त चल रहा है पापा। इनफैक्ट कल की प्रेजेंटेशन में तो मैंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी और अगले हफ्ते हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। पता है पापा, मुझे इसका हेड बनाया जा रहा है। अरे वो ये हुई ना मेरी शेर बेटे वाली बात। वेरी गुड बेटा। रामू उस घर में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहा था, तो वो घर के सदस्य जैसा ही था। रामू मनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, मनीषा बिटिया, आप कल बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओगी? कल तो आपके दफ्तर की छुट्टी भी है। काका, मैं आपको अपना मोबाइल दे देती हूँ, आप ऑनलाइन सब्जियां मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगी। वो क्या है कि मुझे घर के कामों से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है बिटिया। 2 हफ्ते बाद मनोहर को उसके दोस्त किशन का फोन आता है। अरे मनोहर,
हमारी मनीषा बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है दुबई में। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ, रिश्ते की बात तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना, मतबला लेन देन वगैरह। अरे यार, लेन देन जैसी तो कोई शर्त नहीं है उनकी। बस लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू होनी चाहिए, जो कि यहाँ इंडिया में अपने सास ससुर की सेवा करे और घर संभाल सके। अरे यार किशन, तू तो मनीषा को जानता ही है, पढ़ी लिखी और जिम्मेदार तो है वो, लेकिन घर के नहीं बाहर के कामों में मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ के बताता हूँ तुझे। मनोहर अपनी बेटी से उसके लिए आए रिश्ते की बात करता है और उसे लड़के वालों की शर्त के बारे में भी बताता है, जिस पर मनीषा कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या इस दिन के लिए कि एक दिन मैं शादी करके किसी का घर संभालूं? ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप मना कर दो उन्हें। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मनीषा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस रिश्ते की बात से हुए खराब मूड को बदलने के लिए वो चली जाती है। मनीषा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठे होते हैं कि उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे एक लड़के पर पड़ती है, जो मनीषा की फेवरेट धुन बजा रहा होता है। मनीषा झट से सारी बातें भूलकर उस गिटार की धुन में खो जाती है। थोड़ी देर बाद सब उस लड़के की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं, तो मनीषा भी स्माइल करके तालियां बजाने लगती है। उसी शाम जब मनीषा घर जा रही होती है, तो उसे वही लड़का दिखता है जो रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा था। वो अपनी गाड़ी रोक कर उससे पूछती है कि हाय, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे थे? आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर टैलेंट। एक्चुअली वो मेरी फेवरेट धुन थी। जी थैंक यू, ये मेरा शौक भी है और इससे मेरी थोड़ी बहुत गुजारे लायक कमाई भी हो जाती है। अच्छा, और क्या करते हो? जी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। और कॉफी के अलावा भी बहुत कुछ। एक्चुअली मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाली समय में या तो मैं गिटार बजाता हूँ या फिर कुकिंग करता हूँ। इसी तरह बहुत देर तक बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर धीरे धीरे पहले उनके बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। फिर एक समय आता है जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मनीषा अपने पापा को गौतम के बारे में सब बताती है। मनोहर को गौतम बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कह देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और एक दिन, अरे गौतम बेटा, क्या बात है? बहू रानी तो आते ही दफ्तर जाने लगी। सुबह जाती है, देर रात को आती है और तू घर पे रहता है, तो घर भी तुझे ही तो संभालना पड़ता होगा ना अभी। जी आंटी जी, वो मेरा काम कुछ कम ही चल रहा है और घर चलाने के लिए किसी को तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा ना, तो मनीषा ही चली जाती है और मैं घर पे रहकर सारा दिन करूँगा क्या, तो घर ही संभाल लेता हूँ। हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, लेकिन समाज को क्या कहेगा? समाज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अच्छा मैं तो चलती हूँ बेटा। रात को मनीषा घर आती है तो गौतम उसे कहता है कि सुनो, आज हरलीन आंटी आई थी, कह रही थी कि आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं कि तुम मर्दों की तरह काम पे जाती हो और मैं औरतों की तरह घर संभाल रहा हूँ। हाँ, पर तुम तो जानती ही हो ना कि मैं शादी से पहले से जॉब कर रही हूँ, तो फिर अब अचानक से मैं खुद को कैसे बदलूं? एक काम करते हैं, तुम कुछ महीनों के लिए घर से ही ऑनलाइन सारा काम कर लो और हो सके तो घर के काम ट्राई भी कर लो और मैं बाहर जाकर अपने लिए पक्की नौकरी ढूंढता हूँ। मनीषा मान जाती है और फिर शुरू होती है उनकी नई दिनचर्या। ये लो गौतम, तुम्हारा नाश्ता, चाय और टोस्ट।
ये टोस्ट है या किसी नक्शे का काला प्रिंट आउट? अरे मेरी माँ, चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। ठीक है, मैं क्या करूं? चीनी और नमक एक जैसे ही तो दिखते हैं ना। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना ऐसे ही जाओ। अच्छा, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्या काम आता है तुम्हें? जी, मैंने वैसे तो बीकॉम किया है, लेकिन काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे ये डिग्री करवा दी थी। मुझे तो गिटार बजाना ही पसंद है सर। ठीक है मिस्टर गौतम, जब हमारी कंपनी को किसी गिटार परफॉर्मेंस की जरूरत होगी तब आपको बुला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। जॉब ना मिलने के दुख में मुख लटकाए गौतम घर आता है तो देखता है कि अरे ये क्या मनीषा, सारा घर बिखरा पड़ा है और ये किचन की ये हाल। अरे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गौतम, बस मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ बना के खा लूं, लेकिन मुझे कोई सामान मिल ही नहीं रहा था और फिर पता चला कि गैस भी खत्म हो गई है और मुझे सिलेंडर बदलना नहीं आता। अच्छा, क्यों ना हम बाहर से ही खाना मंगवा ले? हाँ, अच्छा ये तो बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, मुझे नौकरी नहीं मिली, लगता भी नहीं कि मिलेगी कभी। दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंस पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता है। कल से मैं ही ऑफिस जाया करूंगी। और मैं हमारा ये प्यारा सा घर संभालूंगा। बेटी के नखरे। महक और मोहन के घर काफी सालों बाद एक बेटी होती है। वो उसे देखकर काफी खुश रहते, उस बच्ची की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते। अरे महक बेटा, चाहे लड़का हो या लड़की, इतनी आजादी नहीं देते, बच्चा बिगड़ जाता है। आपको पता ही क्या है सासू माँ, चुप रहिए। हम दोनों कमाते ही क्यों हैं? इन बच्चों के लिए ना। देखिए तो कैसे प्यारे प्यारे पैरों से चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं क्या इसके पैर काट कर बेड पर बिठा दूं इसे? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि बस करो ना माँ, क्या सारा दिन टोका चाकी करती रहती हो। अरे करने दो ना जो कर रही है। दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम में लग जाते हैं और सास मंदिर चली जाती है, लेकिन बेटी सौम्या घर में तेल का डिब्बा लेकर फैला देती है। घर को तो मैं पराठे की तरह सेक दूंगी। मैंने सारा तेल फैला दिया, अब मैं इसे सेक दूंगी। महक कमरे में आती है जहाँ सारे तरफ तेल ही तेल फैला हुआ होता है। अरे मोहन देखो तो, अपनी छोटी सी बच्ची की हरकत, पूरे घर में तेल फैला दिया। मोहन भी आकर हंसने लगता है। छोटी सी सौम्या को लगता ही नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है, वो भी खुश हो जाती है। अब तो आए दिन वो कोई ना कोई नया नुकसान करती, कभी टूथपेस्ट गिरा देती तो कभी डिटर्जेंट। हालत ये थी कि घर का राशन किसी किसी महीने तो 2 बार भरना पड़ता। रोज ये कोई ना कोई नुकसान करके खड़ी होती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, बच्ची है, बच्चों वाले काम ही करेगी ना। आप बिना पता नहीं क्यों उसी के पीछे पड़ी होती हैं। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होती है। एक दिन, माँ देखो दरवाजा खोलो, वो ऑनलाइन मैंने जीन्स मंगवाई थी, वो आई होगी। 3000 दे देना और पैकेट ले लेना। 3000? ऐसी कैसी जीन्स है बेटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। माँ फालतू बात थोड़ा कम ही किया करो और जल्दी जाओ, वरना समझ लो खाना नहीं खाऊंगी मैं आज सारा दिन। सास वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था। अब तो आए दिन सौम्या के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, कभी महंगी ड्रेस तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी। पैसे दे दो तो ठीक, ना दो तो घर में कलेश। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, देख रही हो कैसी हरकतें हो रही है इसकी। रात के 8 बज गए हैं लेकिन महारानी जी घर पर है ही नहीं। तभी सौम्या पड़ोस के लड़की के साथ वहाँ आती है। ओके बाय रोहन, कल फिर मिलेंगे, लव यू। ये क्या हरकत है सौम्या,
आज तो तुमने हद ही पार कर दी। पापा कब से परेशान है। और ये लड़का कौन है? तभी पास खड़ी सास बोलती है, देखो महक, आज तक मैंने कहा नहीं था, लेकिन मैं आज कहूंगी, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खानदान खराब हो या फिर कोई हम लोगों के घर के लिए बात करे। जाओ, इसे ऊपर कमरे में छोड़ाओ, इससे कल बात करेंगे। मॉम देखो ना दादी क्या बोल रही है। चुप कराओ ना इनको, जैसे हमेशा करा देती हो। महक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो चुपचाप खड़ी होती है। मोहन बेटी को अच्छे से कमरे में सुलाकर माँ के पास आता है। देखो, ये लड़का ठीक नहीं है, अब तुम लोग इसकी शादी करवा दो। ससुराल वाले अपने आप देख लेंगे। शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी अभी तो 25 की है ये। तो क्या 50 तक बैठाओगी? नहीं नहीं, ठीक कह रही है माँ। इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखता हूँ। अगले रोज सौम्या खाने के टेबल पर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन? वही ना सक्सेना का लड़का? वो सक्सेना जो पिछले महीने ही जेल से छूट कर आया है। वो जेल नहीं, काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे। अच्छा, सक्सेना अमेरिका गया था तो क्या पैसा वैसा कमा कर नहीं आया? ये देख रही है ब्लाउज, उसकी बीवी ने सिला था मेरा। पैसे की कमी का रोना रो रही थी, पति को कोस रही थी कि जुआ खेलते पुलिस ने पकड़ा और लगी लगाई नौकरी भी छूट गई। दादी कुछ भी मत बोलो। मॉम, दादी को चुप कराओ ना। दादी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। तेरे पापा ने तुझे देखने के लिए लड़के वालों को कल बुलाया है, समझी? अगली रोज लड़के वाले सौम्या को देखने आते हैं और उसकी शादी मयंक से हो जाती है। शादी के बाद सौम्या मायके आती है। वाह माँ, कितनी अच्छी शादी कराई है आप लोगों ने मेरी। लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। अरे बेटी, ये तेरा ही तो घर है, जितनी मर्जी रह। और क्या, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो मयंक नहीं आया, कल शादी, आज तो अकेले। सब ठीक तो है ना? महक एक बार फिर सास पर चढ़ बैठती है। अब बस करिए ना माँ जी, अब तो ज्यादा ही हो रहा है। माना आपकी कुछ बातें मैंने नहीं मानी, लेकिन अब ये मेरी बेटी मायके आई है तो क्या उसका मतलब यही कि वो लड़कर आई है? हाँ पीना। सौम्या दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। दादी, मैं लड़का नहीं बल्कि ये बता कर आई हूँ कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है, माँ के पास। मेरा मन धीरे धीरे ही तो ससुराल में लगेगा। अब अगर आप बोलती हैं तो चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ये मतलब नहीं था तेरे दादी के बोलने का। सौम्या कमरे में चली जाती है और अगले ही पल जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। माँ, मैं ना अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना मैं वहीं खा लूंगी। सौम्या सहेली के घर चली जाती है। अरे सौम्या ससुराल से आई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो सहेली के घर गई है, काफी दिनों बाद बच्ची का मन कर गया होगा। महक रहने दे, अब इतना हल्के में ना ले। लड़की अब किसी और की अमानत है, घर में इतनी देर से आएगी तो लोग क्या कहेंगे। और होता भी ऐसा ही है। दरवाजे में पुलिस आती है जिसके साथ सौम्या होती है। ये आपकी बेटी है? जी जी, लेकिन क्या हो गया? पापा, मैं और रीना घूम रहे थे तो रोहन वहाँ आ गया। उसने मेरे गहने खींचने की कोशिश की, जब मैंने नहीं दिया तो मुझे धक्का मारकर मेरे गहने ले लिए। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे ना मयंक के पास जाना है, आप उसे फोन कर दो, वो मुझे ले जाएगा। दादी आप ठीक कहती थी, वो अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मयंक का फोन आया था, उसे तेरी याद आ रही थी, लेकिन वो तुझे भी अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोकना चाहता था। मैं उसे बोल दूंगी कि वो कल तुझे लेने आ जाए। अगले दिन, चलो सौम्या, मैंने आज रात की फिल्म की टिकट और 5 स्टार होटल में खाने के लिए टेबल बुक कर दी है। फिर क्या, सौम्या खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और महक को बड़ों के सीख की कीमत का पता चल जाता। बेटी बनी बहू, ये कहानी उस डरी हुई लड़की की है जिसकी शादी 3 महीने में तय हो चुकी है। अरे क्या रमा, क्यों उठ गई बेटा इतनी जल्दी? थोड़ी देर और आराम कर लेती ना। नहीं माँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ चाय के साथ नाश्ते में क्या लोगी?
अरे कैसी बात कर रही है रमा, कल तक तो तू ऑर्डर दिया करती थी कि ये खाना है वो खाना है, आज तू हमें पूछ रही है, क्यों बेटा? माँ अब ऐसे ही बोलिए ना, क्या खाएंगी? बेसन की रोटी बना दूं दही के रायते के साथ? माँ कुछ सोचती है फिर कहती है, अच्छा सुन, ये बता, रोहन का फोन आता है? शादी होने वाली है तेरी उससे, बात करती रहा कर। हाँ 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 माँ, बात होती रहती है, मॉर्निंग में मैसेजेस भी डालती हूँ। अच्छा माँ, नाश्ता बना कर आती हूँ। ये बदलाव रमा में अचानक आए थे। कहाँ तो वो देर से उठती, बिस्तर पर ही नाश्ता खाना और आराम से नहाना। माँ ने बचपन से ही किसी राजकुमारी की तरह रखा। पढ़ने में होशियार और काफी सोचने वाली लड़की थी रमा। क्या बात है, आज तो नाश्ता बिल्कुल अलग बना है। ये कॉम्बिनेशन अपने घर में तो मैंने नहीं खाया। पापा, वो रोहन की मम्मी सोमवार को यही खाती है, इसलिए मैंने बनाया सीखने के लिए। ठीक नहीं लगा तो कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी समधन जो खाएगी हम भी साथ बैठकर वही खा लेंगे। वैसे इट्स वेरी हेल्दी। हाँ रमा, गुड, वेरी गुड। पापा के मुंह से तारीफ सुनकर रमा खुश हो जाती है। वो रोहन को फोन करती है, पता है पापा ने मेरे हाथ के नाश्ते की तारीफ की, बोल रहे थे इट्स वेरी टेस्टी रमा। गुड गुड, सही है। अच्छा देखो, कल मम्मी पापा कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल का खाते हैं, जैसे पालक पनीर या फिर मिक्स सलाद के साथ ब्राउन ब्रेड। तुम बना लेना कल, और हाँ पिक्स शेयर करना, मैं माँ को दिखा दूंगा। ठीक है, भेज दूंगी। अगले दिन रमा फिर कुछ नया बनाकर रोहन को फोटो भेजती है। अपनी माँ को दिखा देना, ये मैंने बनाया है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। ये क्या बेटा, ये हाथ कैसे चल गया तुम्हारा? अरे कुछ नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। आप बताओ ना, क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं बेटा, ला मैं हाथ में दवा लगा देती हूँ। माँ हाथ में दवा लगा रही थी कि पता नहीं रमा क्या सोच रही थी। थोड़ी परेशान सी थी। क्या हुआ रमा, क्यों परेशान लग रही हो? रोहन से कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, आज जो बनाया उसकी फोटो मांगी थी रोहन ने, दे तो दी लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ कुछ सोचती है, फिर रमा के फोन से उसके जले हुए हाथ की फोटो खींचकर भी रोहन को भेज देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? वो सोचेगा कि मुझे काम करना आता ही नहीं। हाँ तो सोचने देना, पढ़ाई में नहीं मिल पाता था वक्त, जितना सीखा है काफी है। वक्त के साथ ही खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ आ जाता है। थोड़ी देर में रमा के फोन का मैसेज बजता है। रमा के पास रोहन का फोन आ जाता है। माँ को ये खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगा, बोल रही थी कि तुम्हें बोल दूं कि अच्छे से बनाना सीखे। ना हो तो कोई क्लास ज्वाइन कर ले, मैं पैसे दे दूंगा। और हाँ प्लीज यार, ऐसी डरावनी जलने कटने खून खराबे वाली फोटो मत भेजा करो। जल गई क्या? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता क्या? मुझे ब्लेम मत करो। मैंने ब्लेम करने के लिए नहीं, बस अपनी सीरियस एफर्ट दिखाने के लिए ये फोटो भेजी थी। वैसे भी मैंने नहीं, मॉम ने भेजी थी, पता नहीं क्यों। ओ यार, तुम्हारी मॉम क्यों इतना इंटरफियर कर रही है? वैसे अभी ये हाल है तो बाद में तो वो हमारे घर में ही ताक जाग करती रहेंगी। उनसे कहो कि मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ अब तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। रमा को रोहन की बात ठीक नहीं लगती। वो फोन रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ये बात माँ को बताए कि नहीं। अब हर वक्त या तो वो रोहन का बताया खाना बना रही होती है, या उसके कहने पर उसकी पसंद की टीवी शोज, वेब सीरीज या फिर किताब पढ़ रही होती है। क्या बात है रमा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान सी रहने लगी हो। कोई बात हो तो बता दो बेटा। नहीं माँ, वो रोहन ने कहा था कि उसकी पसंद मुझे पता होनी चाहिए, जिससे कल को हम साथ हो तो हम लोग मिलकर अच्छे से बात कर पाए। उसने कुछ वेब सीरीज देखने को कहा था, लेकिन क्या कहूँ माँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही वेब सीरीज। अरे तो बोल देना रोहन को नहीं देखनी, या फिर एक काम कर, तू उसे अपनी पसंद का सिर्फ एक गाना सुनने को बोल। ला मैं मैसेज कर देती हूँ। ना ना माँ, आप तो रहने दो। पिछली बार भी जब मैंने उसे बोला कि आपने मैसेज किया है तो वो गुस्सा हो गए थे। अच्छा क्या बोल रहा था? यही कि माँ क्यों इंटरफेयर कर रही है, मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। माँ अब समझ जाती है कि रोहन उसकी रीमा के लिए ठीक नहीं है। रहने दे रीमा, ये रोहन मुझे ठीक नहीं लगता। तू बोल तो मैं कोई और रिश्ता देखूं। अरे नहीं माँ, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात हो गई है, नाते रिश्तेदार आस पड़ोस सभी। हाँ ठीक है बेटा, चल कुछ दिन और देख ले, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ शादी नहीं हुई तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये देखना कि इससे शादी हुई तो भविष्य कैसा रहेगा, समझी? प्यार, विश्वास और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रीमा माँ की बात पर हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले रोज रोहन का फोन रीमा के पास आता है। मैंने तुम्हें एक स्किन डॉक्टर का फोन नंबर दिया है,
माँ बोल रही थी कि तुम सांवली हो और दिखने में भी नैन नक्श थोड़े। एक काम करो ना, तुम इनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो, होप कि थोड़ी देखने लायक हो जाओ। आज तक रीमा से किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो ये बात सुनकर सीधे शीशे के सामने खड़ी हो जाती है।